हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2020 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो 2023 से 2016 तक के सभी विषय के प्रीवियस ईयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको राजन सीरीज भी किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना है तो सातों सब्जेक्ट का राजन सीरीज के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, पित्त रस बनता है। ऑप्शन ए है अमाशय में, बी है ग्रहणी में, सी है छोटी आंत में और डी है यकृति में। तो ये यकृत यानी लीवर में, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, यकृति में। पित्त रस यकृति में बनता है और इकट्ठा होता है पित्ताशय में, और पित्ताशय से जब शरीर को आवश्यकता होती है तब तक वो स्रावित होता है। ये बनता है यकृति में, याद रखेंगे, यकृति में बनता है, इकट्ठा बस होता है वहाँ पे पित्ताशय में। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दूसरा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सरौता, बी है कैंची, सी है बोझ यानी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी और डी है चिमटा। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, चिमटा। चिमटा ऐसे होता है, ये यहाँ पे बीच में आयास होता है। यहाँ तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होता है और यहाँ से ये काम लिया जाता है, चिमटे से रोटी पलटने के काम में मुख्य रूप से इसका यूज़ किया जाता है। आलम ये दूसरे किनारे पर होता है, यानी एक छोर पे आलम और दूसरे छोर पे ये भार होता है और यहाँ पे बीच में हाथ से पकड़ा जाता है, उसको दबाया जाता है, तो आयास बीच में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए है CO2, बी है O2, सी है NH3 यानी अमोनिया और डी है नाइट्रोजन यानी N2। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न के 4, प्रकाश तत्व के समस्थानिक में होते हैं, यानी प्रकाश तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन ए है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, बी है परमाणु संख्या भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, सी है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न और डी है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। हमने उदाहरण पढ़ा था ना 1H1 और 1H2 का, यानी द्रव्यमान। यहाँ पे परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक को ही कहते हैं ना परमाणु संख्या। तो नीचे वाला ही देखिए दोनों में समान है, ऊपर जो है ये द्रव्यमान संख्या भिन्न है, यहाँ 2 है यहाँ पे 1 है, तो इसी को समस्थानिक कहते हैं। जब स्थान समान आ जाएगा, नाम से ही लग रहा है समस्थानिक, स्थान यानी उसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। इसका ऑप्शन ये सही आंसर है। और जो न्यूट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पे दिया रहता है, परमाणु संख्या समान और प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, तभी वो ऑप्शन सही होता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 5, चंद्रमा क्या है। ऑप्शन ए है देवता है, बी है तारा है, सी है उपग्रह है और डी है ग्रह है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, उपग्रह है। जो ग्रहों की चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं और चंद्रमा एक ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न के 6वां, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से शरीर में कौन से रोग होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे इसका, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टिया मलेशिया है, यानी बच्चों में रिकेट्स हो जाता है जिसमें हड्डियाँ सूखी और पतली होकर और टेढ़ी हो जाती हैं, उसी को रिकेट्स कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्या 7, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो उत्तर है इसका, पिछले क्लास में आया हुआ था, बेकिंग सोडा आया था और धावन सोडा भी आया था और चूना पत्थर आया था, ये सब एक साथ आया था। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखना है, तो उत्तर लिखेंगे इसका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं क्योंकि विभिन्न व्यंजकों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा था ना, रासायनिक नाम हो जाएगा NaHCO3 और उपयोग इसका विभिन्न व्यंजकों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी बेकरी में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्या 8, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन्स के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी जल में घुलनशील और विटामिन है, जबकि विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इसको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में। इसका उत्तर लिखेंगे, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के नाम यकृत, गुर्दे, फेफड़े, त्वचा हैं। उत्सर्जी प्रणालियाँ उपापचय अपशिष्टों को हटाकर और पानी, लवण और पोषक तत्वों की उचित मात्रा को बनाए रखकर शरीर के तरल पदार्थों की रासायनिक संरचना को नियंत्रित करती है। यानी कशेरुकी प्राणियों में आप पूछा है उत्सर्जी अंगों का नाम। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? जिसे शरीर के जो अपशिष्ट होता है बाहर निकाले जाते हैं, यानी जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, प्रदूषित चीज़ें होती हैं, उसको बाहर निकालते हैं। जैसे कि गुर्दे से वो जो अशुद्ध पानी होता है मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फेफड़े से जो हम सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसमें से ऑक्सीजन सोख लेता है फेफड़ा और बाकी सारे गैसेस बाहर निकाल देता है। त्वचा से पसीना के रूप में अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं। तो ये सब उत्सर्जी अंगों के नाम हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 11, कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए, यानी मात्रक लिखना है उसका। तो उत्तर लिखेंगे इसका, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो तो कार्य होना कहलाता है। कार्य की एसआई मात्रक जूल, यानी उसको जे से डिनोट करते हैं, जूल होता है। और इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। W बराबर एफ एस, एफ इंटू एस, ये नीचे जो है ना डॉट, ये इंटू का चिन्ह है, एफ इंटू एस, जहाँ W कार्य है, एफ बल है और एस है विस्थापन, यानी बल गुणे विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 12, जो कि लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी ये प्रश्न सेम प्रश्न पूछा हुआ था, हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है इसको। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 13, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? उत्तर, भास्मिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड बेस ऑक्साइड को कहा जाता है, यानी क्षारीय ऑक्साइड को ही भास्मिक ऑक्साइड कहा जाता है। बेस या भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं और जो बेस यानी भस्म बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं या नमक और पानी बनाने के लिए एक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यानी यहाँ पे जब ये बेस है तो यानी क्षार है तो अम्लीय ऑक्साइड से वो विरोधी गुण दिखाएगा ही, कि जो क्योंकि बेस का और क्षार का एक दूसरे के अपोजिट गुण होता है, तो वही लिखा हुआ है कि अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं तो विरोधी दिखाएगा ही। और हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, यानी नमक और पानी बनाते हैं। तो वही यहाँ पे दिख रहा है कि जब बेस ऑक्साइड होगा अम्ल के साथ क्रिया करके नमक और पानी बनाएगा, तो जो होता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद है अगला प्रश्न के 14, फसल चक्र से क्या लाभ होता है? उत्तर, फसल चक्र से लाभ। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले ये पूछा जा चुका है। तो पहला इसमें फसल चक्र से मृदा उर्वरता बढ़ती है। दूसरा है मृदा में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। तीसरा है मृदा क्षरण की रोकथाम होती है, यानी मृदा क्षरण में मृदा अपक्षय नहीं होता है। और चौथा है कीटों का नियंत्रण होता है। पांचवा है फसलों का बीमारियों से बचाव होता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 15, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है? उत्तर, बहुत भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में टूटने को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। वही लिखा हुआ है ब्रैकेट में नाभिकीय विखंडन। अथवा अत्यंत हल्के नाभिकों द्वारा संयुक्त होकर जब एक साथ मिलते हैं तो अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाने उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। कि क्रिया में द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। प्रक्रिया में इस द्रव्यमान की क्षति के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है, इस ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों, परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आदि में किया जाता है। यानी तो हल्के परमाणुओं के मिलने से नाभिकीय संलयन होता है, उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है, या फिर एक भारी परमाणु के टूटने पर नाभिकीय विखंडन होता है, उसके द्वारा मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्या 16, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। इसका उत्तर है, शरीर का
स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ये संतुलित आहार कहलाता है। पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि लंबी उम्र भी प्रदान करता है। यानी हमें सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सभी तरह के खाद्य पदार्थ को लेना चाहिए, और जो किसी की भी कमी हो जाएगी तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे और हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 17, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। उपाय बताना है तो इसका आंसर लिखेंगे। उत्तर, भूकंप से बचाने के लिए भूकंप रोधी या लकड़ी के मकान बनाया जाना चाहिए। दूसरा है, सुनामी आदि से बचाव के लिए तटों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वहाँ सरकार विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों यानी प्राइवेट संस्थानों एवं संगठनों को भी आपदा प्रबंधन के लिए सदा जागरूक रहना चाहिए। यानी प्राइवेट संस्थानों को भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, तभी उसके प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 18, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ऐच्छिक पेशियाँ में क्या होती हैं? पहला है ये बहुकेंद्रीय होती हैं, दूसरा है ये दंड की आकार की होती हैं, तीसरा है ये अशाखित होती हैं, चौथा है ये धारी युक्त होती हैं। अब ऐच्छिक पेशियाँ कहते किसे हैं? ऐच्छिक पेशियाँ उसे कहते हैं जो हमारी मर्जी से चलते हैं। जैसे कि हाथ की पेशियाँ हैं, हथेली की, जब भी हम कोई चाहते हैं कोई सामान उठाना तभी जाके हम उसको पकड़ेंगे, उठाएंगे। अनैच्छिक पेशियाँ उसे कहते हैं हृदय की पेशियाँ होती हैं, जो अपने आप चलती हैं, जो हमारे वश में नहीं है, हम चाहें या ना चाहें वो चलती रहेंगी। सांस लेना है, फेफड़ा जो है या हृदय हो गया, या फिर पलक का झपकना, ये सब अपने आप होता है। तो ये अनैच्छिक पेशियाँ हो जाएंगी इस अंग में जो पेशियाँ हैं। और जो ऐच्छिक पेशियाँ उसे कहते हैं जो हमारी मर्जी से काम करते हैं। और इसके बाद है जो ऐच्छिक पेशियों को हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे अनैच्छिक पेशियाँ। इसमें पहला है ये एकल केंद्रीय होती हैं, दूसरा ये बेलन के आकार की होती हैं, तीसरा है इनके मध्य भाग में फूले हुए स्थल पर केंद्रक होता है, और चौथा है ये धारियों से रहित होती हैं। यानी चार अंतर हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।